हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 163 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, अल्टीग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 136 नंबर से शुरू होगा। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो पीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पेपर में पूछा जाता है। स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतपति निम्नलिखित में से कौन था? स्कंदगुप्त के समय जो शासनकाल है उस समय सौराष्ट्र का प्रांतपति कौन था, ये आपको बताना है। तुषास्प, पर्णदत्त, विशाख, हरिसेन। तो आंसर जाएगा 136 का बी के साथ पर्णदत्त थे। कौन थे दोस्तों? तो पर्णदत्त आपके आंसर हो जाएंगे, पर्णदत्त थे। थोड़ा सा हम इसको और पतला कर लेते हैं, आगे चलते हैं। इसकी व्याख्या को हम देख चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। दोस्तों, एक सूचना है कि आप लोग जितने भी अभी तक प्रैक्टिस सेट हिस्ट्री और पॉलिटी और मान लीजिए करंट अफेयर तो वैसे नहीं पढ़ना चाहिए अब, क्योंकि ज़्यादा दिन हो जाएगा तो मत पढ़िए, ठीक है। लेकिन हिस्ट्री और पॉलिटी का जो है और जियोग्राफी का, उसको उस सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, चाहे पीसीएस लेवल तक के एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इन सब के लिए आप पिछले वाले वीडियो को देखते रहिए। ये मत सोचिए कि पुरानी वीडियो है, तथ्य वही है, हर चीज़ वो बदलेगा नहीं, वही क्वेश्चन रहेगा। बस ये है कि आप उसको देखते रहिए। 15-20 मिनट की वीडियो होती है, 10-15 क्वेश्चन कराया जाता है, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको महत्वपूर्ण, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये मत सोचिए कि पुरानी वीडियो है, हमको नई वीडियो देखनी है। नहीं, आप पूरा देखिए, सीरियल वाइज से चल रहा है, एक क्रम है, तो क्रम में देखते रहिए, आपका अच्छा से रिवीजन होता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो 137 नंबर होगा इस वीडियो का। स्कंदगुप्त के कहोम अभिलेख में उल्लिखित ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, आपको बताना है कि ग्राम प्रशासन जो है उसकी सबसे छोटी इकाई का क्या नाम है? मरकट, सागर, भंगदिया, सोमकुंड, कमकुम। तो आंसर आपका जाएगा डी के साथ। किसके साथ जाएगा? कमकुम। जो कमकुम हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो स्कंदगुप्त का जो कहोम अभिलेख है उसमें उल्लिखित ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का जो उल्लेख मिलता है, छोटी ग्राम प्रशासन की जब से छोटी जो इकाई है उसका नाम क्या है? कमकुम है। तो ये याद रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ लेगा कि कहोम अभिलेख किसका है? तो कहोम अभिलेख जो है स्कंदगुप्त का। एक भीतरी जो स्तंभ लेख है वो भी स्कंदगुप्त का है, तो कहोम भी अभिलेख जो है स्कंदगुप्त का है। और कहोम अभिलेख में ही ग्राम प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई बताई गई है वो बताई गई है आपकी कमकुम। कुम, इसको याद रखिएगा। व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा। तो स्कंदगुप्त का कहोम अभिलेख उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से प्राप्त होता है। जो कहोम अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है? तो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से प्राप्त हो रहा है। इस अभिलेख में वर्णित ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ककुम थी। क्या थी? ककुम थी। ग्राम प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई बताई है वो बताई गई है ककुम को बताई गई है। कहोम लेख में उल्लिखित है कि भद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा बनाई थी। जो यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछेगा कि किस अभिलेख में उल्लिखित है कि भद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा बनाई थी। ऑप्शन दे देगा उसी में, स्कंदगुप्त, मधुबनी अभिलेख, ऐसे दे देगा। तो आप कहोम को याद रखिएगा। कहोम जो लेख है उसमें भद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की क्या है? प्रतिमा बनाई थी, और इसका उल्लेख कहोम अभिलेख में मिलता है। आगे देखते हैं, 138 नंबर क्वेश्चन है और आपका एनबीएस मतलब एनबीएस नवोदय पीजीटी परीक्षा 2017-2019 वाले में पूछा गया है। गुप्त साम्राज्य में प्रांतीय जो राज्यपाल के लिए प्रयुक्त होने वाला पदनाम निम्नलिखित में से कौन था? गुप्त साम्राज्य में प्रांतीय राज्यपालों के लिए प्रयुक्त होने वाला पदनाम आपको बताना है कौन था, उनको किस नाम से पुकारा जाता था? विषयपति, कुमार मात्य, उपरिक्त, आयुक्त,
तो इसमें से क्या है, तो इसका जो आंसर जाएगा दोस्तों वो आपका बी के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा आपका कुमारमात्य। किसके साथ जाएगा, कुमारमात्य नहीं, कुमारमात्य नहीं, उपरिक के साथ जाएगा। ठीक है, उपरिक के साथ दोस्तों जाएगा ये, उपरिक आपका सही आंसर हो जाएगा, उपरिक हो जाएगा। गुप्त सम्राट में प्रांतीय राज्यपालों के लिए प्रयुक्त होने वाला जो पद था वो पद का क्या नाम था, तो उस पद का नाम था उपरिक। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। गुप्त साम्राज्य के प्रशासन में कुमारमात्य का राज्य में जो राज्य है उसके उच्च अधिकारियों का विशिष्ट वर्ग था। गुप्त साम्राज्य में के प्रशासन में कुमारमात्य का राज्य के उच्च पदाधिकारियों का विशिष्ट वर्ग था। प्रशासन की सुविधा के लिए गुप्त साम्राज्य अनेक प्रांतों में क्या था, विभक्त किया गया था, जिसे देश, अवनी या भुक्ति कहा जाता था। जो भुक्ति के शासक होते थे उनको क्या बोलते थे, प्रांतीय राज्यपाल। जो भुक्ति के शासक होते थे वो प्रांतीय राज्यपाल होते थे। उनको जिस नाम से जाना जाता था, तो भुक्ति के शासक को उपरिक कहा जाता था। उपरिक कहा जाता था किसको, भुक्ति के शासक को। प्रांतीय राज्यपाल कह लें या उपरिक कह लें, एक ही बात है। तो भुक्ति के शासक को उपरिक कहा जाता था। भुक्ति का विभाजन अनेक जिलों में हुआ था, जिसे क्या है, विषय कहा जाता था। जो जिला होता था उसको क्या कहा जाता था, विषय कहा जाता था। और इसका जो अधिकारी होता था वो होता था विषयपति। जो जिले का अधिकारी होता था, जिले को विषय नाम दिया गया था। और जिस तरह जिले का अधिकारी जिला अधिकारी होता है, उसी तरह क्या है, विषय का अधिकारी जो होगा विषयपति होगा। ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन है। उत्तराखंड जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। गुप्त काल में भुक्ति का प्रशासक कौन था। गुप्त काल में भुक्ति का प्रशासक कौन था, अभी हमने बताया था। भोक्ता, उपरिक, आयुक्त, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपरिक हो जाएगा। आंसर आपका उपरिक हो जाएगा दोस्तों। तो भुक्ति का जो प्रशासक होता था वो कौन होता था, उपरिक होता था। ये याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। व्याख्या हमने ऊपर अभी देखा था, दोबारा से देख लेते हैं। तो गुप्त काल में भुक्ति के प्रशासक को उपरिक कहा जाता था, जिसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। वह सम्राट के प्रति ही उत्तरदायी होता था। गुप्त साम्राज्य प्रशासन की सुविधा के लिए अनेक प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांत को देश, अवनी अथवा भुक्ति कहा जाता था। प्रांत जो होता था, जिस तरह स्टेट आप ले लीजिए, उसी तरह तो जो आपका गुप्त साम्राज्य था उसको प्रशासन की दृष्टि से प्रांतों में विभाजित किया गया था। और प्रांत का अन्य नाम जैसे अवनी भी कहा जाता था, भुक्ति भी कहा जाता था। प्रांत को देश, अवनी अथवा भुक्ति के नाम से जाना जाता था। और इसका जो प्रशासक होता था उसको उपरिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो उपरिक कहा जाता था। इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पीजीटी का क्वेश्चन है। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने, वारभट्ट ने, विशाख दत्त ने, कालिदास ने। तो दोस्तों यहाँ का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा सही आपका, विशाख दत्त ने। किसने किया था, तो विशाख दत्त आपका आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, विशाख दत्त आपका आंसर हो जाएगा। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी, तो विशाख दत्त ने की थी। इसको याद रखिएगा। अब बारभट्ट है, तो बारभट्ट की रचनाओं के बारे में अगर जानते हैं तो दो इसकी रचनाएं हैं। हर्षचरित है, हर्षचरित, और इसके बाद क्या है, कादम्बरी। हर्षचरित और कादम्बरी इसकी रचना है, इसको याद रखिएगा। कादम्बरी, हर्षचरित और कादम्बरी बारभट्ट की रचना है। और इसके बाद कालिदास की तो कहे हैं, जैसे कि आप जान जाएंगे शाकुंतलम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूतम है, ऋतुसंहार, ये सब कालिदास की रचना है। तो इन रचनाओं को आप जानते रहेंगे तो आप कर लेंगे। तो देवी चंद्रगुप्तम जो किसकी नाटक है, तो देवी चंद्रगुप्तम नामक प्रसिद्ध नाटक के रचनाकार विशाख दत्त हैं। इस नाटक में गुप्तवंशी रामगुप्त के विषय में सूचना प्राप्त होती है। किसके बारे में, तो रामगुप्त के बारे में सूचना प्राप्त होती है। आगे देखते हैं 141 नंबर पीजीटी का क्वेश्चन है। गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या था। गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आपको बताना है। सामंतवाद एवं भूमिदान,
आर्थिक सुदृढ़ीकरण, ब्राह्मणों का महत्व एवं व्यापार में वृद्धि, शूद्रों को व्यापार का अधिकार। तो गुप्तोत्तर काल की जो सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन था वो क्या था आपको बताना है। तो आंसर ए सही हो जाएगा आपका, सामंतवाद और भूमिदान। आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा दोस्तों, सामंतवाद और जो भूमिदान है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो गुप्तोत्तर काल में सबसे जो महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुआ था वो सामंतवाद एवं भूमिदान आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, इसके व्याख्या को देखते हैं। तो गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन जो है सामंतवाद एवं भूमिदान था। गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक जो परिवर्तन है वो क्या है, सामंतवाद और भूमिदान था। अन्य तथ्य देखते हैं तो गुप्तोत्तर काल में भूमि के दान एवं विभाजन के फलस्वरूप एक नवीन शिक्षित वर्ग का उदय हुआ। जो शिक्षित वर्ग था उसको कायस्थ कहा गया, तो कायस्थ वर्ग का क्या हुआ, उदय हुआ। सामंतवादी व्यवस्था मूल रूप से सातवाहन कुषाण काल में प्रारंभ हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इससे पूछा जाता है, तो इसको आप स्टार कर लीजिएगा। तो सामंतवादी व्यवस्था मूल रूप से सातवाहन कुषाण काल में क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था, ये पूछा जाता है। आगे अगला पॉइंट है कि गुप्तोत्तर कालीन स्मृतियों में शिल्प और उद्योग शूद्र के लिए आवश्यक व्यवसाय माने गए थे। जो गुप्तोत्तर काल की बात की जाए, कालीन की बात की जाए, तो उसमें जो गुप्तोत्तर कालीन स्मृति हैं उसमें शिल्प और उद्योग जो होते थे वो शूद्रों के लिए क्या है, आवश्यक व्यवसाय माने गए थे। तो इनको याद रखिएगा। आगे देखते हैं 142 नंबर टीजीटी का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन टीजीटी नहीं पीजीटी सब में पूछ सकता है दोस्तों। हिस्ट्री का कोई टीजीटी और कोई पीजीटी का क्वेश्चन ही नहीं है कि ये क्वेश्चन हिस्ट्री का पीजीटी में ही पूछेगा या टीजीटी में ही पूछेगा। बस ये रहता है कि थोड़ा सा कभी कभी टीजीटी का लो पूछ सकता है और पीजीटी का थोड़ा सा हाई, लेकिन कोई क्वेश्चन लो हाई नहीं होता है। सब आपके मतलब स्मृति पे आधारित है कि कौन क्वेश्चन आपको आ रहा है वो आपके लिए आसान हो जाएगा, जो नहीं आ रहा है वो आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो इसमें बस यही है कि आपको हर क्वेश्चन देखना है। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको टीजीटी पीजीटी की भी देखनी है। अगर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के भी क्वेश्चन को देख कर जाना है। तो अगला क्वेश्चन 142 नंबर है, गुप्त काल में भूमि अभिलेख को सुरक्षित रखने के लिए नियुक्ति पदाधिकारी कहा जाता था। गुप्त काल में जो भूमि अभिलेख होते थे, लैंड्स रिकॉर्ड्स जो होते थे, उनको सुरक्षित रखने के लिए नियुक्त पदाधिकारी को कहा जाता था, कर्णिक कहा जाता था, ध्रुवाधिकरण कहा जाता था, शैलिक कहा जाता था या समाहर्ता कहा जाता था। तो 42 का जो आंसर हो जाएगा ये सही हो जाएगा दोस्तों, कर्णिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कर्णिक आपका आंसर हो जाएगा कि कर्णिक कहा जाता था। तो गुप्त काल में भूमि जो होता था, गुप्त काल में भूमि अभिलेखों लैंड जो रिकॉर्ड होते थे उनको सुरक्षित रखने के लिए जो पदाधिकारी होता था, अधिकारी होता था, उसको कर्णिक कहा जाता था। ऑप्शन ए आपका सही है। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या को, यहाँ से आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे। तो गुप्त काल में भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाले पदाधिकारी को कर्णिक कहा जाता था। यह महाछटपटिक के अधीन होता था, महाछटलिक के अधीन होता था। इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अन्य तथ्य देख लेते हैं, शैलिक नामक अधिकारी चुंगी वसूल करता था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको पूछा जाता है। तो शैलिक जो होता था नामक अधिकारी वो चुंगी वसूल करता था। पूछा जाएगा चुंगी वसूल करने वाले अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था, तो शौलिक के नाम से जाना जाता था। ध्रुवाधिकरण जो होता था भूमि कर संग्रह करने वाला अधिकारी होता था। एक गुप्त काल की सब बात है, तो इसको याद रखिएगा कि ध्रुवाधिकरण अधिकारी होता था वो भूमि संग्रह करने वाला अधिकारी होता था। समाहर्ता बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कई बार पूछा गया है। तो समाहर्ता जो है मौर्यकालीन राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। राजस्व विभाग का जो प्रधान अधिकारी होता था वो क्या होता था, समाहर्ता होता था। ये मौर्यकालीन की बात की जा रही है। आगे देखते हैं 143 नंबर, देखिए आपका नवोदय में पूछा गया क्वेश्चन है पीजीटी का। निम्नलिखित में कौन सा गुप्त काल में भूमि माप की इकाई है। निम्नलिखित में कौन गुप्त काल की भूमि माप की इकाई है, ये बताना है। कर्ण, कर्ष,
विशोपक, द्वारक, निवर्तन। तो आंसर क्या हो जाएगा 143 का दोस्तों आंसर जाएगा डी के साथ, निवर्तन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निवर्तन कहा जाता था। आंसर आपका डी सही होता है, निवर्तन आप आंसर कर लेंगे। तो निम्नलिखित में कौन गुप्त काल में भूमि मापन की इकाई होती थी? तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, निवर्तन आंसर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ से आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे। तो गुप्त काल में भूमि मापन की इकाई निवर्तन, नल, कुल्यवाप, द्रोवाप, आड़वाप एवं पाटप थी। तो गुप्त काल में जो भूमि मापन की इकाई होती थी उसमें उसका कई नाम थे, जिसमें क्या आते हैं? निवर्तन आते हैं, नल आते हैं, कुल्यवाप आते हैं, द्रोणवाप आते हैं, आड़वाप आते हैं और पाटक थी। तो गुप्त काल में भूमि मापन की इकाई निवर्तन, नल, कुल्यवाप, द्रोणवाप, आड़वाप और पाट थी। बौद्धायन में भूमि मापन से संबंधित निवर्तन शब्द का उल्लेख किया गया है। बौद्धायन में भूमि मापन से संबंधित जो है निवर्तन शब्द का प्रयोग किया गया है। बंगाल में भूमि मापन के लिए पाटक शब्द का उल्लेख मिलता है। बंगाल में भूमि मापन के लिए जो है किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो पाटक शब्द का उल्लेख मिलता है। गुणैधर लेख में 11 पाठक जमीनों का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में आर्थिक दृष्टि से भूमि के कई प्रकार थे। गुप्त काल में अगर आर्थिक दृष्टि से देखें तो भूमि के कई प्रकार थे। अब भूमि के कौन कौन से प्रकार थे इसको हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार थे। तो जो क्षेत्र होता था, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे, क्षेत्र क्या होता था? तो खेती के लिए उपयुक्त भूमि। जो क्षेत्र होता था वो खेती के लिए उपयुक्त भूमि जो होती थी उसका नाम जो था क्या? क्षेत्र। जैसे हम लोग नहीं कहते हैं कि पड़ती भूमि है, पड़ती खेत है, मैदान है, खेल का मैदान है, ऐसे हम लोग नाम देते थे। खलिहान टाइप का है, खलिहान जहाँ पे गोबर वोबर रखे जाते हैं, तो वैसे टाइप का ये जिक्र किया जाता है। तो क्षेत्र जो होता था उसको क्या बोला जाता था? खेती के लिए उपयुक्त भूमि जो होता था उसको क्षेत्र कहा जाता था। वास्तु भी भूमि थी, वास्तु। तो वास करने योग्य भूमि को क्या कहते हैं? वास्तु कहते थे उस समय। तो गुप्त काल में क्षेत्र जो होता था, जो भूमि क्षेत्र भूमि कहलाती थी, वो भूमि होती थी खेती करने के लिए उपयुक्त भूमि। और वहीं पे वास्तु की बात होती थी, तो वास करने योग्य भूमि को जो जहाँ पे लोग रहते थे उसको वास्तु कहते थे। खिल जो होता था, खिल भी जो भूमि जोती नहीं जाती थी, जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसका नाम खिल होता था, पड़ती रहती थी उसको खिल कहते थे। अप्रहत, बिना जोती गई जंगली भूमि। बिना जोती गई जो जंगली भूमि थी उसके लिए शब्द प्रयोग किया गया था अप्रहत। इसको याद रखिएगा। चरागाह तो आसान है, पशुओं के चारा योग्य भूमि, ये तो आपको याद रहेगा। लेकिन ये ऊपर के जो चार हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों को आप याद रखिएगा। क्षेत्र का मतलब होता है वैसी भूमि जहाँ पे खेती की जाती थी उसको क्षेत्र कहा जाता था। वास्तु होता था, वास्तु जैसे नहीं होता है घर वास्तु के अनुसार बना होना चाहिए, तो वास्तु जो होता था, घर जो होता था उसको कहते थे जहाँ लोग रहने और वास करते थे, उसको वास्तु वाला जगह बोला जाता था, भूमि बोला जाता था। खिल जो होता था आपका, खिल वह भूमि जो जोती नहीं जाती थी उसको खिल बोला जाता था। तो खिल जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसको खिल कहा जाता था। अप्रहत कई बार पेपर में पूछा गया है, तो बिना जोती गई जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता था। चरागाह जो होता था पशुओं के चारा योग्य भूमि को कहा जाता था। अमरकोश में जो है 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख है। अमरकोश में कितने प्रकार की भूमि का उल्लेख है? तो 12 प्रकार के भूमि का उल्लेख है। आगे चलते हैं 144 नंबर क्वेश्चन, और यूपी जीआईसी प्रवक्ता और यूपी पीजीटी दोनों में पूछा गया है। गुप्त काल में सार्थवाह को कहा जाता था। सार्थवाह को क्या कहा जाता था गुप्त काल में, ये बताना है। जिला प्रशासन का प्रमुख, व्यापारिक कारवा का प्रमुख, समिति प्रमुख, श्रेणी प्रमुख। तो सार्थवाह जो होता था वो क्या बोला जाता था? तो आंसर बी आपका, व्यापारिक कारवा का जो प्रमुख होता था उसको बोला जाता था। क्या बोला जाता था दोस्तों? व्यापारिक कारवा का जो प्रमुख होता था उसको सार्थवाह बोला जाता था। तो गुप्त काल में सार्थवाह को कहा जाता था क्या? व्यापारिक कारवा का प्रमुख कहा जाता था। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। गुप्त काल में व्यापारिक कारवा के प्रमुख को सार्थवाह कहा जाता था। गुप्तकालीन आंतरिक व्यापार सृष्टि
सार्थवा कुलिक एवं निगम के माध्यम से संगठित होता था। गुप्तकालीन आंतरिक जो व्यापार था वो सृष्टि सार्थवा कुलिक एवं निगम के माध्यम से क्या होता था, संगठित होता था, किया जाता था। आगे चलते हैं। 145 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। देखिए यूपी जो आपका उत्तराखंड जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2018 में पूछा गया है। गुप्त काल में विष्टि शब्द प्रयुक्त होता है। गुप्त काल में विष्टि शब्द का प्रयोग होता है भूमि अनुदान के लिए, बेगार श्रम के लिए, कृषि मजदूर के लिए, दस्तकारों के लिए। जो विष्टि शब्द का प्रयोग होता है वो बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। विष्टि का जो शब्द का प्रयोग होता था वो किसके लिए होता था, तो बेगार श्रम के लिए होता था। विष्टि का जो प्रयोग होता था वो किसके लिए होता था, बेगार श्रम। आपका आंसर बी सही हो जाएगा। बेगार श्रम के लिए क्या है, विष्टि शब्द का प्रयोग होता था। आंसर बी आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। सॉरी दोस्तों, आवाज़ आ रही होगी। गुप्त काल में विष्टि शब्द बेगार श्रम के लिए प्रयुक्त किया जाता था। इस काल में मंदिर निर्माण एवं कुआं खुदाई आदि जैसे सार्वजनिक कार्यों के लिए बिना मजदूरी के श्रम लिया जाता था। तो गुप्त काल में जो विष्टि शब्द है वे बेगार श्रम के लिए प्रयुक्त किया जाता था। इसी काल में मंदिर जो निर्माण होते थे, मंदिर निर्माण एवं कुआं खुदाई आदि जैसे सार्वजनिक कार्यों के लिए बिना मजदूरी के श्रम, मतलब बेगार ले सकते हैं। बेकार मतलब बेगार, तो बेगार उसी को बेगार श्रम कहा जाता था। मतलब बिना मजदूरी वाला जो श्रम होता था उसी के लिए प्रयुक्त शब्द है विष्टि शब्द प्रयोग किया गया है। अन्य तथ्यों को देखते हैं तो अग्रहार स्कंदगुप्त के अभिलेख से पता चलता है कि ऐसे अनुदान में पूरा ग्राम ही दे दिया जाता था, जिसे अग्रहार कहा जाता था। अग्रहार क्या होता था, स्कंदगुप्त के अभिलेख से पता चलता है कि ऐसे अनुदान में पूरा ग्राम ही दे दिया जाता था, जिसे अग्रहार कहा जाता था। तो इन सब चीज़ों को आप नोट करके चलिए, पूछा जाता है क्वेश्चन में। यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर काल में सामान्य ब्याज की वार्षिक दर थी। गुप्तोत्तर काल में सामान्य ब्याज की जो वार्षिक दर, मतलब गुप्तोत्तर काल का मतलब गुप्त काल के बाद का काल जो होता है गुप्तोत्तर काल कहते हैं, या गुप्त काल से उसका सेंस लगा सकते हैं। तो गुप्तोत्तर काल में जो आपका सामान्य ब्याज की दर थी वो क्या थी, 15%, 20% या 24% या 36%। तो 146 का आंसर सी हो जाएगा सही, 24% थी। तो गुप्तोत्तर काल में सामान्य ब्याज की वार्षिक दर क्या थी, तो आपका क्या हो जाएगा, 24%। 24% आपका आंसर हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। गुप्तोत्तर काल में सामान्य ब्याज की वार्षिक दर 24% थी। गुप्तोत्तर काल में व्यापार में गिरावट आई। इस समय अधिक उत्पादन के प्रति लोगों में उत्साह नहीं था, क्योंकि अतिरिक्त उत्पादन का अधिक भाग जमींदार ले लेते थे। आगे चलते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया है। गुप्तों द्वारा जारी किए गए रजत सिक्के का क्या नाम था। गुप्तों द्वारा, जो गुप्त शासक होते थे उनके द्वारा जो जारी किए गए रजत सिक्के थे उसके नाम बताना है। कासापड़, रूपक, दिनार या पर्ण। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा दोस्तों। रूपक थे, जो रजत सिक्के होते थे उनको हम रूपक कहते थे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, रूपक आप आंसर कर लेंगे। तो गुप्तों द्वारा जारी किए गए रजत सिक्के का क्या नाम था, तो आंसर बी आपका सही हो जाएगा, रूपक था। क्या था, रूपक था। व्याख्या देखते हैं। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए रजत मतलब चांदी के सिक्के को रूपक या रौप्य कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था, रुपयक, रूपक या रौप्य कहा जाता था। सर्वप्रथम रजत सिक्के जारी करने वाला गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा कि सर्वप्रथम रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय था। उसने पश्चिमी शक क्षत्रपों के अनुसरण पर रजत मुद्राओं को जारी किया। उसने पश्चिमी जो शक क्षत्रप होते थे उन्हीं का अनुकरण कर रजत सिक्के क्या है, जारी किया था। अन्य तथ्य देखते हैं तो गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के को दिनार कहा जाता था। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के को दिनार
ताम्र सिक्के को मासक कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये देख लीजिए कि गुप्त काल में जो स्वर्ण सिक्के होते थे उनको दिनार कहा जाता था, जो रजत सिक्के होते थे, जो चांदी के सिक्के होते थे उनको रूपक कहा जाता था, और जो तांबे के सिक्के होते थे उनको मासक कहा जाता था। तांबे के सिक्के को मासक कहा जाता था। गुप्तकालीन मुद्राओं को राष्ट्रीय मुद्रा अथवा प्रचार मुद्रा भी कहा जाता था। गुप्तकालीन जो मुद्रा होती थी उनको क्या बोला जाता था? राष्ट्रीय मुद्रा या प्रचार मुद्रा भी कहा जाता था। तो इन सबको नोट कर लीजिएगा। 148 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त सोने के सिक्के दिनार नाम किस भाषा में लिया गया था? गुप्त सोने के जो सिक्के होते थे दिनार का नाम किस भाषा से लिया गया था? संस्कृत से लिया गया था, चीनी से लिया गया था, लैटिन से लिया गया था या यूनानी से लिया गया था? तो दिनार जो लिया गया था वो लैटिन से लिया गया था। किससे लिया गया था दोस्तों? तो लैटिन आपका आंसर हो जाएगा। तो गुप्त सोने के जो सिक्के हैं जिनको हम दिनार कहते थे वो किस भाषा से लिया गया था? तो दिनार शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। गुप्तकालीन सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। दिनार लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। रोमन साम्राज्य के स्वर्ण मुद्राओं को दिनारियस कहा जाता था। रोमन साम्राज्य के जो स्वर्ण मुद्रा होती थी उनको दिनारियस कहा जाता था। रोम से ही दिनारियस अरब क्षेत्र में दिनार के रूप में पहुंचा। नारद स्मृति में भी दिनार शब्द का उल्लेख है। नारद जो स्मृति है आपका उसमें भी दिनार का उल्लेख है। भारत में दिनार का प्रचलन कुषाण युग से प्रारंभ होता है। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जो हैं जारी करने वाला जो शासक है वो चंद्रगुप्त प्रथम है। तो गुप्त शासकों में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला चंद्रगुप्त प्रथम है और रजत सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 149 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम चांदी के सिक्के का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? सर्वप्रथम चांदी के सिक्के अर्थात रजत के सिक्के का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त पराक्रमांक, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य, कुमार गुप्त। तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ही चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता है। तो आंसर आपका ये सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा। रजत सिक्के या चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था। इसके सिक्के होते थे को रूपयक या रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर रजत मुद्राओं को उत्कीर्ण करवाया था, इसलिए जो विकल्प ए है वो आपका सही है। 150 नंबर क्वेश्चन है, वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित गुप्त शासकों में से सर्वप्रथम किसने रजत मुद्राएं जारी की थी? किसने की थी? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? बी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रजत मुद्राएं जारी की थी। ऑप्शन बी आपका सही है। 150 का जो आंसर हो जाएगा वह बी सही हो जाएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपके टोटल 15 क्वेश्चन थे और इनके व्याख्या थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ईमानदारी से तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो टीजीटी पीजीटी आपका यूपी का है और इसके बाद बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो सब मतलब यहीं से पेपर बनेगा। आप देख लीजिए, बीपीएससी का भी एग्ज़ाम हुआ है। अगर आप हमारे वीडियो को रूटीन से देखे होंगे तो हम कह सकते हैं कि जो टॉपिक कराया गया हो तो उससे क्वेश्चन आपका नहीं छूटा होगा। और उसमें देख रहे हैं कि आपका जो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता हो गई उससे क्वेश्चन बहुत उठा था, और इसके बाद मौर्य काल पढ़ाए थे उससे भी क्वेश्चन अच्छा खासा आया था। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तो इन सब से क्वेश्चन आपका पूछा था। तो दोस्तों, अगर आप टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और डेली फॉलो करते रहें। आप जो वीडियो है उसको आप बार बार देखते रहिए, रिपीट करते रहिए और उसी के अनुसार अपने किताबों से पढ़ते रहिए। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, शुभ रात्रि।